नमस्कार दोस्तों। तालिबान ने इस समय काबुल और पंजशीर को छोड़कर लगभग अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया है। काबुल में भी स्थिति यह है कि वो ज़्यादातर इलाके कब्जा कर चुका है और उसमें जो एयरपोर्ट का क्षेत्र है वो भी अमेरिकी हाथों में है और वो इस बात को कह रहे हैं कि हम एयरलिफ्ट करने के लिए ही सिर्फ रुके हुए हैं और तालिबान ने उन्हें 31 तारीख का वक्त दिया है और पंजशीर में अभी भी लड़ाई जारी है। अफगानिस्तान सरकार के राष्ट्रपति अब्दुल गनी गुपचुप तरीके से इस स्थिति को देखते हुए भी अफगानिस्तान से छोड़कर बाहर चले गए। कई आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में यह माना जाता है कि या तो वो उज्बेकिस्तान में अपना शरण बनाए हैं और या फिर कजाकिस्तान में पनाह ली है। बाकी देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और एयरलिफ्ट का दौर चल रहा है और हालिया हुए आत्मघाती हमलों में सतर्कता और संवेदना दोनों काफी बढ़ चुकी है। डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे अपनी एम्बेसी अफगानिस्तान से वापस बुला ली है। यूएस एम्बेसी को भी ऑलमोस्ट इवैक्यूएट किया गया है कि अभी भी बचे लोग अमेरिकी सैनिक और डिप्लोमेट बाहर निकालने की कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और तालिबानियों ने उसके चारों ओर से कब्जा कर लिया है और आज भी काबुल एयरपोर्ट पर यह संघर्ष जारी है। पिछले कुछ दिनों से आईएसआई का हक्कानी ग्रुप का आत्मघाती हमला हुआ और अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनमें ज़्यादातर बच्चे, महिलाएं और कुछ तालिबानी लड़ाके भी हताहत हुए। हालांकि अमेरिका के द्वारा ये पुष्टि की गई है कि इसमें अमेरिकी 13 सैनिक भी मारे गए हैं। शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने क्लेम किया था कि अफगानिस्तान के पास आज भी 80,000 से ज़्यादा फाइटर हैं और जो 85,000 के आसपास तालिबानियों को बड़े आसानी से नियंत्रण में ला सकते हैं। तालिबानियों द्वारा दिए गए इस अल्टीमेटम्स को अमेरिका ने काफ़ी संजीदगी से लिया, लेकिन इस विस्फोट के बाद 13 अमेरिकी सैनिकों के मारने के बाद अमेरिका की नाराज़गी बढ़ गई है और अमेरिका को फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हालिया में आए राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने अपने भाषण में कहा कि अब 31 दिसंबर से पहले अमेरिकी सेना काबुल एयरपोर्ट को खाली नहीं करेंगे। जिस प्रकार से विस्फोट में इनके सैनिकों की शहादत हुई है, यह इनका बदला लेंगे और ऐसे में शामिल लोगों को न ही माफ़ किया जाएगा और न ही कोई शांति वार्ता चलेगी जब तक कि हम इनको पकड़कर माकूल सजा न दे दें, क्योंकि काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और तालिबानियों ने इसके चारों ओर से कब्जा कर लिया था। आज भी काबुल एयरपोर्ट इन्हीं सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। पिछले दिनों हक्कानी ग्रुप के अफगानिस्तान के खुरासान क्षेत्र में अमेरिकी ड्रोन से हमला किया गया जिसमें हक्कानी ग्रुप के काफ़ी लोगों को हताहत की सूचना प्राप्त हुई है। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रगाह कहा जाता है, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए थे और बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और हार के वापस जाना पड़ा था। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया और वापस चला गया। यूएसएसआर के लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। 21वीं सदी में यूएसए अफगानिस्तान आया, बट यूएसए के गुरिल्ला वार से लगातार हताश होकर वापस लौट गया। पर ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को कभी जीता नहीं गया। अलेक्जेंडर आया था, उसने अफगानिस्तान को अपना प्रांत बनाया। अरब के सुल्तान भी आए और उन्होंने अफगानिस्तान को अपना प्रांत बनाया। मंगोल शासक चंगेज खान भी आया और इसने अफगानिस्तान को अपना क्षेत्र बनाया। यहाँ तक भारत के मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के समय भी अफगानिस्तान के कई क्षेत्र जीते जा चुके थे। अफगानिस्तान पे सिख महाराजा रणजीत सिंह के भी राज्य में शामिल रहे। हालांकि 18वीं सदी के बाद अफगानिस्तान की स्थिति जियोपॉलिटिक्स के नज़र में बड़ी ही तेजी से बदले, जो कि इस समय जानना काफ़ी रेलेवेंट होगा और अफगानिस्तान का एक बिग पिक्चर बनाने में मदद करेगा। आज के अफगानिस्तान को सिचुएशन को समझने के लिए 18वीं शताब्दी में नॉर्थ में एक बहुत बड़ा रशियन एम्पायर था और साउथ में इंडिया था जिसे ब्रिटिश ने एक्वायर कर रखा था और उसकी कॉलोनी था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया कहें तो ज़्यादा अच्छा है।
और इन दोनों की बफर जोन थी अफगानिस्तान। अब रशिया और ब्रिटेन एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे कि इनमें से कोई बफर जोन यानी कि अफगानिस्तान पर कब्जा न कर ले। शुरुआत में वेस्टर्न कंट्री को अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। यूरोपियन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर बर्नीज जब वहां गए तो उन्होंने अपने अनुभवों के साथ यूरोप आए और यूरोप को अफगानिस्तान के बारे में और वहां की स्थिति के बारे में पता चला। हालांकि अलेक्जेंडर बर्नीज के लिए अफगानिस्तान का सफ़र इतना आसान नहीं था। उनकी किताब जो उन्होंने इस यात्रा के ऊपर लिखी थी, ट्रेवल इनटू बुखारा, देखते ही देखते यूरोप और दुनिया में बेस्ट सेलर बुक बन गई। 1938 में ब्रिटिश एम्पायर अपने आप को बड़ा ही मोटिवेटेड फील करने लगा क्योंकि भारत में उसका काफ़ी सिक्का चलने लगा था। अब वह अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी जाकर कब्जा करने के लिए काफ़ी उत्साहित था। यह अपने जीत को लेकर उस समय लग रहा था कि वास्तव में अफगानिस्तान पर अब ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हो जाएगा। उस समय अफगानिस्तान के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अमीर दोस्त, जो कि बरकज़ाई डायनेस्टी से संबंध रखते थे। तो ब्रिटिश ने जंग छेड़ी और अमीर दोस्त मोहम्मद को सुल्तान पद से हटा दिया और शाह शुजा दुर्रानी को अपना एक पपेट राजा बनाकर अफगानिस्तान के क्षेत्र पर काबिज हो गए। अफगानिस्तान में उस समय कोई औपचारिक आर्मी नहीं थी, बल्कि हजारों अलग अलग काबिलाई मिलिशिया यानी अनौपचारिक लड़ाके हुआ करते थे जिन्हें किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं थी और एक साथ बस सिर्फ दुश्मन से लड़ने के लिए आ जाते थे। इसके लिए हर गांव का चीफ अपने गांव के लड़ाकों और युवाओं को अमीर के फेवर में लड़ने के लिए ले जाते थे। इसके बदले में अमीर इन्हें कुछ पैसे दे दिया करते थे। अब यह पैसा काफ़ी कम होने लगा था क्योंकि अमीर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। अमीर शाह शुजा के लिए अब इन्हें पैसा दे पाना काफ़ी मुश्किल था। इस सिचुएशन में काबिलाई मुखियाओं ने अकबर खान के अंडर में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ दिया। 3 साल तक चले लगातार इस जंग में ब्रिटिशर्स के पास बड़े एडवांस फायर वेपन्स थे, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिशर्स को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। शाह शुजा का मर्डर कर दिया गया और अमीर दोस्त को फिर से गद्दी पर बैठाया गया। इस लड़ाई को फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कहा जाता है, जो कि 1839 से 1842 तक चला। इसके बाद 1878 में दोबारा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स ने दोबारा अटैक किया। अफगानिस्तान के ऊपर इस बार ब्रिटिशर्स ने यह जंग जीती और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि उनका पूरा इरादा नहीं था कि वो अफगानिस्तान के पूरे क्षेत्र में सेटल हों, उन्होंने एक नए लीडर का सपोर्ट किया जिसका नाम अब्दुल रहमान था। ब्रिटिश मोस्टली अफगानिस्तान के इंटरनल रूल को रहने दिया और किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं किया। वह बस अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे। इस बफर जोन पर रशिया को ही अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, इसलिए अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी मेंटेन रही और किसी भी तरह का उपनिवेशिक प्रभाव अफगानिस्तान से बचा रहा। 1893 में एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया गया जो कि अफगानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया से अलग करता था, जिसे डूरंड लाइन कहा गया। 1907 में ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें रशिया ने अफगानिस्तान में ब्रिटिश की आइडेंटिटी दे दी और किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर करने से मना कर दिया। 1907 में ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच एक समझौता हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने आइडेंटिटी दी कि अफगानिस्तान ब्रिटिश एम्पायर के क्षेत्र में आता है और रशिया कभी भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी समय 1918 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन रशिया में अपने पैर पसार रहा था और लेनिन का राज खत्म होने के साथ ही स्टालिन काफ़ी आगे बढ़ रहे थे और लेनिन का राज आता है जिसका प्रभाव अफगानिस्तान पर भी पड़ता है। इसके सिर्फ एक साल बाद 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर फिर से हो जाता है, जिसे अफगानिस्तान में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अफगानिस्तान ब्रिटेन से पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे, अभी तक अफगानिस्तान को स्टेटस दिया गया था ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में, जहां पर ब्रिटिश अफगानिस्तान के फॉरेन रिलेशन से लेकर मिलिट्री सब्जेक्ट तक को कंट्रोल करता था। अफगानिस्तान में इस वक्त राजा अमीर अमीनुल्लाह खान थे
जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ अफगानिस्तान को स्वतंत्रता दिलाने की जंग जीती। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिश जानबूझकर थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हार गए, क्योंकि उसके पीछे उनकी मंशा थी कि स्ट्रैटेजिकली डूरंड लाइन एक इंटरनेशनल लाइन बन जाए और ब्रिटिश एम्पायर को अफगानिस्तान के जियोपॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग थलग किया जा सके और ब्रिटिश एम्पायर को इस प्रभाव से बचाया जा सके। एक्चुअली डूरंड लाइन आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक एक्चुअल बॉर्डर है। एमानुल्लाह खान जो थे वो बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव आदमी थे। 1926 में उन्होंने अफगानिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दिया, संवैधानिक राजतंत्र बना दिया और अपने आप को किंग यानी राजा कहलाने लगे और अफगानिस्तान को नाम मिला किंगडम ऑफ अफगानिस्तान। इमानुएल खान को इसलिए लिबरल और प्रोग्रेसिव राजा के तौर पर जाना जा सकता है कि इन्होंने अब तक मध्यकालीन इतिहास का जो एक किंग या फिर रॉयल ट्रेडिशन चलता था उसे तोड़ा। इन्होंने सिर्फ एक ही शादी की जो उस समय बहुत ही बड़ी बात थी। उस समय के राजा कई रानियां रखते थे और उनके बड़े बड़े हरम हुआ करते थे, लेकिन इमानुएल खान उन्होंने सिर्फ एक ही शादी की जिससे प्रेम करते थे और अपने पत्नी को रानी का दर्जा भी दिया 1926 में, जिनका नाम था रानी सोराया तारजी। अफगानिस्तान की इस सीरीज में हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।